चलिए अब किशोर तिवारी जी आप जवाब दे लीजिए। बहुत देर से हाथ उठा रहे थे, उसके बाद मैं आऊंगी आपके पास आशुतोष जी। किशोर जी बहुत देर से, किशोर जी आप मुस्कुराते तो बहुत अच्छा है, लेकिन सीटों का पेच बहुत फंसा क्यूट हुआ लगते है। हैं। 23 बहुत सीटें क्यूट आप लगते हैं। लोग 23 सीटें आप लोग मांग रहे हैं कांग्रेस पार्टी और एनसीपी से, लेकिन 13 सांसद तो आपके उधर चले गए हैं 18 में से। तो ये दावा किस आधार पर किया जा रहा है किशोर तिवारी जी? और कांग्रेस पार्टी की ओर से कहा गया है शरद पवार भी आप लोगों पर तंज कस रहे हैं। कहां है क्या स्थिति बनी हुई है इस वक्त आप लोगों की, उद्धव सेना की? नहीं नहीं, देखो प्रजातंत्र किस तरीके से खतरे में है क्या महाराष्ट्र में दिखता है। आज उद्धव जी ने बताया सुप्रीम कोर्ट 30 मई को कह रहा था वहां के विधानसभा के सभापति अध्यक्ष जी को कि भाई डिस्क्वालिफिकेशन कर लो, तो अभी तक नहीं हुआ और और कुछ होगा नहीं होगा। लेकिन मैं अविनाश पांडे जी की इस बात से सहमत हूं कि देश में जिसको संविधान बचाना है, क्योंकि चित्रा जी आपने ही कहा आपके 23 चुन के आए थे, 14 चले गए उधर। हाँ, और सांसद तो मेरे ख्याल से तहसीन बताएगा 90% चले गए। अरे ये जो जाना कैसा होता है ये तहसीन को अच्छे से मालूम है। 5-5 हजार करोड़ रुपए लगाकर सुधांशु जी को पसंद नहीं आया था ये सरकारें गिराना, और अभी उन्होंने अजीत पवार वाली बात की। अरे अजीत पवार को तुमने फाइनेंस मिनिस्टर बना दिया, इसका मतलब देश में किसी भी हालत में सत्ता में रहने की जो जिद्दोजहद बीजेपी कर रही है उसको इंडिया अलायंस गठबंधन के तरफ से इंडिया गठबंधन के तरफ से 1-to-1 भी हो जाए 400 सीटों पर भी, तो भी मुझे लगता है कि बीजेपी का आना नामुश्किल है। एक बात। दूसरी बात आपने महाराष्ट्र के बारे में बताई, तो महाराष्ट्र के बारे में आपको क्लियर कर देता हूं कि शरद पवार जी हो या उद्धव जी हो या राहुल जी हो, हमारे इस पर अब हमारी जो चर्चा चल रही है वो किस किस सीट पर किस पार्टी का कैंडिडेट हो इस पर हो रही है। सीटों के बंटवारे पे कोई नहीं है। और नहीं मतलब सुधांशु जी 23 कोई गलत सीटें बात उद्धव नहीं है। ठाकरे को देने को क्या तैयार हो गई हैं कांग्रेस एनसीपी? आप ये कह रहे हैं कि 23 सीटों पर अब कौन उम्मीदवार होगा इसको लेकर अब उद्धव ठाकरे चर्चा कर रहे हैं, आप ये बोल रहे हैं किशोर जी? नहीं नहीं नहीं, 23 नहीं 48 की चिंता है, 48 की बात चल रही है। हाँ। और कांग्रेस और हम में या शरद पवार जी में कोई डिफरेंसेस नहीं है। आप कितना भी पेंटिंग करो, लेकिन सारे सर्वे बता रहे हैं सुधांशु जी, ये चिंता का ही विषय है कि तुमको केंद्र सरकार में रोकेंगी तो महाराष्ट्र और उसके बाद बिहार, और दीदी भी है। अभी मुझे बताइए, अगर हमारे जो नागपुर वाले अविनाश पांडे जी ने आज जो बोला है हाँ। बराबर है। जिस जिस अपोजिशन पार्टी को ऐसा लगता है कि बीजेपी यहाँ इस देश का प्रजातांत्रिक सेकुलर स्ट्रक्चर ही तोड़ना चाहती है और तानाशाही लानी चाहती है, वो लोग एक आना चाहिए। ठीक है। मैं तो समाजवादी पार्टी को कहूंगा हाँ। कि बीएसपी के लिए भी स्पेस दे, लेकिन सबसे प्रमुख बात तो यह अरे है बहुत बड़ा कि स्पेस दिया था 2019 में समाजवादी पार्टी ने, लेकिन क्या हुआ? बीएसपी और सपा मिलकर भी बीजेपी का कुछ बिगाड़ नहीं पाई। उसमें 7% कांग्रेस पार्टी का भी वोट जोड़ लें, उनके 40। किशोर तिवारी जी थोड़ा सा धरातल पर रहकर अगर हम बात करें, 40 यूपी की लोकसभा सीटें ऐसी हैं जहां पर बीजेपी को 50% से ज्यादा वोट हासिल हुए थे। तो सब लोग मिल भी जाएंगे तो उत्तर प्रदेश में क्या कर लेंगे? और महाराष्ट्र में भी कमोबेश इसी तरह की स्थिति है। तिवारी जी एक मिनट मैं बोलता हूँ। चित्रा त्रिपाठी जी, पीपल गो ऑन चेंजिंग देयर ओपिनियन। उन्होंने मोदी जी को उन्होंने 10 साल दिए। 10 साल के बाद उनके विफलताओं की गिनती चालू है, इसलिए तो उन्होंने राम जी का सहारा ले लिया। अब मुझे बताइए कि इस विफलताओं के लिए अगर हम हमारे वोट बांट देंगे तो फिर से कुशासन आ जाएगा मोदी जी का। इसलिए मैं कहता हूं कांग्रेस ने रीजनल पार्टियों की क्षमता और रिस्पेक्ट इस चीज का ख्याल रखते हुए हाँ मतलब किशोर तिवारी जी भी उद्धव ठाकरे जी भी कांग्रेस पार्टी को कह रहे हैं आप कॉम्प्रोमाइज कर लीजिए। मैं लौटूंगी शाहीन साहब, आपके दो और मेहमान है धीरेन्द्र कुमार जी स्टूडियो में बैठे हुए हैं। धीरेन्द्र जी कह रहे हैं अब काम का तो सहारा है नहीं, तो राम का सहारा लेकर 2024 की नैया पार कराना चाहती है बीजेपी और एनडीए। क्या है जवाब इस पर आप लोगों का?
देखिए, सबसे पहले मैं उस पर भी बोलूंगा, लेकिन अभी किशोर तिवारी जी को सुन रहा था, ये कह रहे थे कि लोकतंत्र खतरे में है। अरे लोकतंत्र खतरे में नहीं है, ना प्रजातंत्र खतरे में है। आप लोग एक दूसरे के जो इंडी गठबंधन वाले का षड्यंत्र के चलते खुद खतरे में है। लोकतंत्र का कोई खतरा नहीं। और कांग्रेस पार्टी के लोग हमारे नेता के बारे में बोल रहे थे कि अगर ये कुछ मांगेंगे तो ईडी लग जाएगा, सीबीआई लग जाएगी। अरे ऐसा कुछ नहीं है। इन्हीं के पार्टी के नेता का कल बयान मैंने सुना है, ईडी को इडियट कहते हुए, पूरे देश ने सुना है। तो जिस तरह की इनकी धारणा है, और हमारे नेता आदरणीय रामविलास पासवान जी दोनों गठबंधनों में पिछले 40 वर्षों से वो मिनिस्टर रहे, और उसके बाद एक भी उनपे आरोप जरा बताइए, एक भी हमारे गठबंधन में किसी नेता का एक दूसरे के ऊपर में आरोप बताइए। तो हमारी चिंता आप न करें, हम लोगों की सारी बातें हो चुकी हैं और हम लोग तो अब देश के लिए काम कर रहे हैं, और अब तो राम मंदिर के लिए हम लोग आगे बढ़ चुके हैं। पहली बार देश में आप देख रहे हैं कि धार्मिक आजादी मिली है। 22 तारीख को इसको भी लोग अब स्वाद का अनुभव करेंगे कि धार्मिक आजादी आज तक नहीं मिली थी। और आप लोग तो अभी तक सीटों के बंटवारे में एक दूसरे के खिलाफ में षड्यंत्र में लगे हुए हैं। आपका भी सीटों का बंटवारा तो पसुपेश हमारे यहाँ कोई सीट पर चाचा लड़ेंगे, भतीजा लड़ेंगे, क्या होगा? आरजेडी को, हालांकि जेडीयू और आरजेडी को लेकर अलग तरह की बातें हो रही है, लेकिन अपना तो बताइए कि आप लोग कहां पर खड़े हैं इस वक्त? हम लोग बिल्कुल एनडीए गठबंधन में मजबूती से खड़े हैं। और हम लोगों के सीट शेयरिंग को लेकर के एक भी बयान मीडिया में आप बताइए या किसी आर्टिकल में दिखलाइए। हम लोगों के यहाँ सारी चीजें तय है, नेतृत्व एक, नीयत साफ, और इत्मीनान से बिहार की 40 सीटें जीतेंगे। और मैं इसका उदाहरण बताता हूँ कि हमारे गठबंधन में तो नीतीश कुमार जी सबसे कमजोर थे, उसके बावजूद भी भारतीय जनता पार्टी ने उनको मुख्यमंत्री बनाया। अगर मैं अभी उनका एक बयान सुन रहा था वहां के नेता का कि मुझे 2019 में 16 सीटें मिली थी, इसलिए 16 को हमको तो मिलनी ही चाहिए, इसके अलावा गठबंधन पर बात करिए। लेकिन दरअसल मैं 5 साल और पहले लेके चलता हूँ, उनके पास मात्र 2 सीटें थी। तो उसके हिसाब से तो उनको 2 ही सीटें मिलनी चाहिए थी। तो अकेले लड़े थे तो 2 सीटें थी, गठबंधन में लड़े तो 16 जीत गया। तो 16 तो उनको गिफ्ट में दिया गया था ना, भारतीय जनता पार्टी और एनडीए ने। अभी तो गठबंधन में लड़े तभी तो 6 की 6 सीटों पर जीते ना। तो मैं यही कहना चाह रहा हूँ कि हम लोग गठबंधन में लड़े तो मजबूरी भी है, जरूरी भी है। तो लंबा गठबंधन है ना, हम लोग सब विश्वास के साथ आगे बढ़ रहे हैं ना, देश को भी आगे बढ़ा रहे हैं, खुद को भी विश्वास में रख रहे हैं और देश के लोगों का भी विश्वास हम लोगों के कहना चाह रहे हैं कि जेडीयू उधर आंख दिखा रही है कि हमारा 16 छोड़ दो, वरना इधर भी आप लोगों के संपर्क में है, ऐसी बात तो नहीं है? संपर्क में वो तो कहीं भी रह सकते हैं, वही तो उनकी कला है। नीतीश कुमार जी सिर्फ आज तक संपर्क के ही सहारे सरकार चलाया है, कोई कार्य उनका नहीं है ऐसा अद्भुत जिसको वो बिहार और देश में लेकर जा सके। नीतीश कुमार जी को पूरा देश पहचानता है और उनकी अविश्वसनीयता, शाहीन साहब बोलेंगे इस पर, जेडीयू के नेता जल्दी से अपनी बात पूरी कर लीजिए। अविश्वसनीयता ही उनकी विश्वसनीयता बनी हुई है और इसीलिए आज तक उनको संयोजक का भी पद नहीं दे रहे हैं। जेडीयू की ओर से ये क्यों कहा जा रहा है कि कांग्रेस और लेफ्ट का गठबंधन नहीं बल्कि ये जेडीयू और आरजेडी का गठबंधन है? क्या समझ में आ रहा है इससे? देखिए, आरजेडी और ये दोनों में खटपट चल रहा है। नीतीश कुमार जी तेजस्वी जी को मुख्यमंत्री बना नहीं रहे, वो भी चाह रहे हैं कि पता नहीं ईडी कब हमको जेल के द्वार पर बैठे हुए हैं, उनको लग रहा है कि मुझे कम से कम कुर्सी दे दो, नहीं तो पता चला हम भी तिहाड़ में, बाकी लोग भी बुला रहे हैं इंडी गठबंधन के लोग। यही है कि आपस में वहां पर सब कुछ सामान्य नहीं है। और बिहार में जहां पर मैं बता रहा हूं कि एक हमारे ही जिले में नवादा में एक सैनिक शहीद होकर के आता है, न सरकार के लोग जाते हैं न सरकार के मुखिया वहां पे जाते हैं। नीतीश कुमार उनको तो फिक्र अपने बिहार के सीट पर प्रधानमंत्री बनने की पड़ी हुई है, ठीक है, न उनको बिहार से मतलब है, उनको देश से मतलब। ठीक है, इन्होंने जो सवाल खड़े किए हैं, अब क्या वजह है कि कांग्रेस पार्टी और लेफ्ट को लेकर जेडीयू के नेताओं को बयान देना पड़ा है कि भैया हमारा जो गठबंधन है वो तो आरजेडी के साथ है, आरजेडी देखे कि कांग्रेस और लेफ्ट को कितनी सीटें देनी है। और बार बार 3-4 दिनों से जेडीयू का बड़ा भाष बयान भी सामने आ रहा है एक के बाद एक नेताओं का। खुश नहीं है क्या आप लोग? चित्रा जी, मैं शुरू से आपका डिबेट सुन रहा था। सुधांशु त्रिवेदी जी बात कर रहे थे, उसके बाद पूनावाला जी बात कर रहे थे, बाकी सभी साथी बात कर रहे थे। और सुधांशु त्रिवेदी जी को मैं बोलूं, राज्यसभा सांसद है, कोई सपना देखना कोई गलत बात नहीं है, वो कहाँ का भी सपना देख ले, हमें उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, एक बात। दूसरी बात, जो एलजेपी के साथी बता रहे हैं कि हम लोगों का जहां तक गठबंधन की बात है, हमें कोई भी डिस्कस नहीं करना है, और जो भी हमारी बातचीत होगी अपने जो सहयोगी दल है वो टेलीविजन पे तो हम लोग डिस्कस नहीं करेंगे। कम से कम जो बाकी साथी बात कर रहे हैं, एलजेपी बात कर रहे हैं, ये देखिए कि इनका मकाम, इनकी पोजीशन इस वक्त भारतीय जनता पार्टी में क्या है और आने वाले 2 सालों में रहेगी भी या नहीं रहेगी। रही बात हमारे
सीट शेयरिंग की बात जो बिहार की है वो हम लोग पार्टी के अंदर देखकर बात करेंगे और डिस्कस करेंगे। जो भी हमारा फैसला होगा वो बिल्कुल माना जाएगा। हमारा जो मेन लक्ष्य है इस बार वो बीजेपी को पक्ष से दूर रखना है। और मैं सुधांशु त्रिवेदी जी को बोलूं, आपने जो सीटें पार्लियामेंट के अंदर 2019 में जो लाई थी, जो आप, क्योंकि पार्टी में खाली एक नेता इनका है नरेंद्र मोदी जी, जिसके नाम पे ये लोग इलेक्शन लड़ते हैं, और जो 300 से ऊपर सीटें इनकी आई थी वो मोदी जी के नाम पे आई थी। अभी 2024 में ये लोग क्या लेकर जाएंगे देश के अंदर, और ये कौन से एंगल से सोच रहे हैं कि हम बहुमत लेकर आएंगे, तो मैं जानना चाहता हूं। अगर आपकी 40 सीटें कम, एक सेकंड, कहां जी 150 पार हो जाए तो बात बनती है। साउथ इनके पास है नहीं, नॉर्थ ऑलमोस्ट जो है, पंजाब आप देखिए, दिल्ली आप देखिए, बंगाल देखिए आप, उसके बाद आपका बिहार देखिए, हाँ मध्य प्रदेश में भी इनकी कोई खास अक्सरियत नहीं है। तो ये 400 क्या ढूंढ रहे हैं, इनको 150 पार आप देखिए। 40 सीटें अगर आपकी कम हो जाती हैं, उनके पास मुझे बताइए। मैं सुधांशु त्रिवेदी से पूछना चाहता हूँ, ये सारी बातें तो हो ही रही है, बताइए सीटों का बंटवारा क्यों नहीं हो पा रहा है, पेच कहां पर फंसा हुआ है? बंटवारा, बाप रे, वो तो सब चीजें बातचीत हो रही है, सब जगहों ऊपर हो जाएगा। मैं खाली 60 दिन बाकी हैं शाहीन साहब से बताना चाहता हूँ। नहीं, बिल्कुल अभी आप देखिए 2-4 दिनों में सब कुछ फाइनल हो जाएगा। चित्रा जी, मैं क्लियर करना चाहता हूं आपके प्रोग्राम में, सुधांशु त्रिवेदी जी मुझे 240 सीटें, अभी जो बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे, बड़े दावा कर रहे थे, 240 सीटें लाकर दे पार्लियामेंट के अंदर, मैं मानता हूं ये पक्ष में बैठ जाएंगे। और जब ये विपक्ष में बैठेंगे, अभी जो ये बड़ी बड़ी बातें कर रही है, ऑलमोस्ट जो भारतीय जनता पार्टी की जिनको मैंडेट नहीं मिल रहा, वो बाकी पार्टियों का सहारा ढूंढ रहे हैं आजकल। और मैं नाम नहीं बोलना चाहता हूं, काफी सारे इनके लीडर जो हमारे राब्ते में भी है, जो कांग्रेस के राब्ते में है, जो मैंडेट ढूंढ रहे हैं। ये पहले अपने गौरवबान पे तो देख ले, हम मना नहीं करते सपने मत देखिए, लेकिन कम से कम अपने गौरवबान पर तो देखिए कि आपके वहां क्या चल रहा है। आप दूसरे पार्टियों में देख रहे हैं कि दूसरे वहां क्या चल रहा है, लेकिन अपने पार्टी के अंदर क्या चल रहा है ये तो बताइए हमें। ठीक है, सुधांशु जी से मैं जवाब ले लेती हूँ इसका। इंडिया गठबंधन जो है, इंडिया गठबंधन बहुमत से आएगा, सरकार में आएगा, और 2024 में हमारी सरकार होगी, ये आप याद रखिएगा हमारी। सर 200 दिनों में इतनी बातचीत हो गई, 60 दिन बाकी हैं इलेक्शन में, जब तक आप सीट शेयरिंग का फॉर्मूला तय नहीं कर पाएंगे, नीचे का जो कार्यकर्ता है उसको कैसे समझ में आएगा कि किस पार्टी को सपोर्ट करना है, किससे अपने आप को पीछे खींचना है? बड़ी कंफ्यूजन की स्थिति है शाहीन साहब, ये इतना आसान नहीं है जितने आसान शब्दों में आप बता रहे हैं।